गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, तो लिख लिया पूरा? हाँ सर। ठीक है। तो पढ़ो, सबसे पहले क्या लिखा? पढ़ो बेटा, सबसे पहले क्या लिखा? तो दोनों ने एक जैसा ही लिखा ना, मतलब आगे पीछे तो नहीं हुआ? दोनों इशू इन इंटरनेशनल बिजनेस। लीगल इशू इन इंटरनेशनल। पहला पॉइंट तो ये है ना बेटा, लीगल इन्वॉल्वमेंट फॉर इंटरनेशनल बिजनेस है सर। फर्स्ट पॉइंट लीगल हाँ, एस्पेक्ट में, फर्स्ट पॉइंट लीगल इन्वॉल्वमेंट फॉर इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस। हाँ, तो पढ़िए ना बेटा, उसमें क्या लिखा? फर्स्ट पैरा पढ़ो, उसमें क्या लिखा था? सर उसमें तो डायग्राम निकालने के लिए बोला था, वो डायग्राम निकालिए। और कुछ होगा ना एक्सप्रेशन? डायग्राम के बाद एक्सप्रेशन नहीं है क्या दूसरे स्लाइड में? जस्ट मैं चेक करता हूँ। बेटा ये वाला लिखा होगा ना आपने? सॉरी, इंटरनेशनल लॉ सर्व इंक्रीज इंटरनेशनल ट्रेड। International law serves to increase international trade, investment, and promote prosperity. These laws and mechanisms fall into two main categories: private law of international trade, international public law. नहीं लिखा? देखिए ना, इमेज देखिए ना। एक मिनट बेटा, एक मिनट, मैं बताता हूँ आपको। शायद वो मैंने आपको सेंड नहीं किया। ठीक है, मुझे बताओ आप कौन सी स्लाइड देख, मतलब कौन सा पेज है, फिगर वाला बताओ आपको। लीगल एनवायरनमेंट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। फिगर एक्सप्लेन करूं? हाँ सर। हाँ हाँ ठीक है, फिगर की तरफ ध्यान दीजिए। हम बात कर रहे हैं लीगल एनवायरनमेंट की। ठीक है, सबसे पहले आप अगर देखते हो तो इंटरनेशनल लॉ है, रीजनल लॉ है और नेशनल लॉ है। ओके, और अगर आप देखते हो तो ट्रीटीज है, WTO है, यूनाइटेड नेशंस है और कन्वेंशन है। देखिए, लीगल बिजनेस करते समय, एक मिनट, देखिए, लीगल बिजनेस बिजनेस में अगर हमें इंटरनेशनल बिजनेस करना है, सुन रहे हो दोनों? हाँ हाँ सर।
देखो, अगर हमें इंटरनेशनल बिजनेस करना है तो हमें रीजनल लॉ, नेशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ, ये सारे लॉ ध्यान में रखकर ही काम करना पड़ेगा। क्या बोला मैंने? हमें अगर इंटरनेशनल बिजनेस करना है तो हमें रीजनल लॉ, नेशनल लॉ और इंटरनेशनल लॉ तीनों के बारे में सोचना पड़ेगा, और तीनों के बारे में तीनों की लीगल राइट्स लेके, तीनों की लीगल कंसल्टेशन लेके, तीनों का लीगल डिसीजन लेके, कोई लॉ को क्रॉस नहीं होना चाहिए ऐसा प्रोडक्ट बना के हम क्या करेंगे, बेचेंगे। इसमें पार्ट आता है बेटा यूनाइटेड नेशंस और डब्ल्यूटीओ का। डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशंस, ये दोनों एक ऐसी संस्था है जो इंटरनेशनल लॉ बनाती है। यूनाइटेड नेशंस और डब्ल्यूटीओ क्या करती है, इंटरनेशनल बिजनेस लॉ, हर तरीके के इंटरनेशनल लॉ वही बनाती है। और उसमें बिजनेस का जो लॉ है, जो इंटरनेशनल बिजनेस करने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन लॉ लगते हैं, वो रूल्स रेगुलेशन लॉ बनाने का काम भी कौन करता है, यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियसली मैंने आपको कल ही बोला था कि बेटा इंटरनेशनल बिजनेस मतलब क्या होता है, बिजनेस अक्रॉस द बॉर्डर। और अगर हम अक्रॉस द बॉर्डर बोल रहे हैं मतलब दो देश एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, हो सकता है 3 देश हो, 4 देश हो, ये चारों देश एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो किसी एक देश का लॉ नहीं चलेगा। अब इंडिया ये नहीं बोल सकता है चाइना का नहीं चलेगा, चाइना ये नहीं बोल सकता है कि अमेरिका का नहीं चलेगा। इनमें कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा ना बहुत। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन चारों को मिल लॉ को ध्यान में रख के एक यूनिवर्सल लॉ बनाती है, जिस यूनिवर्सल लॉ के साथ क्या करना पड़ता है, उस यूनिवर्सल लॉ के साथ हमें क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, अपने प्रोडक्ट को बेचना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर यूनाइटेड नेशंस ने बोला है, देखो इंडिया रॉ मटेरियल हम कहाँ से लेंगे, देखो फार्मा का प्रोडक्शन इंडिया में होता है, फार्मा हब कहा जाता है इंडिया को। फार्मा हब मतलब जितने भी वैक्सीन मेडिसिन बनती है, टैबलेट्स बनती है, वो इंडिया में बहुत ज्यादा बनती है। मतलब हम प्रोडक्शन बहुत बड़े तरीके पे कर सकते हैं, ठीक है। बट प्रोडक्शन करने के लिए हमारे पास एम्प्लॉयमेंट तो है, एम्प्लॉय तो है, बट हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं है। तो रॉ मटेरियल हमें कौन दे रहा है, यूनाइटेड नेशंस और ऑस्ट्रेलिया, ये दोनों देश क्या कर रहे हैं, हमें रॉ मटेरियल दे रहे हैं। उनके रॉ मटेरियल से हम इंडिया में वैक्सीन बना रहे हैं। उनके रॉ मटेरियल देने के बाद ही हम वैक्सीन क्या कर पाते हैं, बना पाते हैं। अभी यहाँ पे 3 देश है, एक देश है इंडिया, एक देश है ऑस्ट्रेलिया, एक देश है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 3 देश है यहाँ पे। तो 3 देशों के अपने अपने कानून है, 3 देशों के अपने अपने कानून है ना। तो क्या करेंगे, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन, ये क्या बनेगा, तीनों कंट्री को ध्यान में रख के एक यूनिवर्सल लॉ बनाएगा, जिस यूनिवर्सल लॉ के साथ वो तीनों देश क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे। ओके, हाँ ओके, सर। हाँ, ध्यान में आया फिगर, फिगर हाँ ध्यान में आया? हाँ सर एक ठीक है। बार रिपीट करिए। हाँ देखिए, फॉर एग्जाम्पल इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब माना जाता है, प्रोडक्शन का हब माना जाता है मेडिसिन को लेके, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे 3 देश है जो एक साथ आके काम कर रहे हैं। तीनों देशों के अपने अपने रीजनल लॉ है, तीनों देशों के अपने अपने क्या है, रीजनल लॉ है। अमेरिका के अपने लिए लॉ है, ऑस्ट्रेलिया के अपने लिए लॉ है, इंडिया का अपने लिए लॉ है। देखिए बिजनेस 3 कंट्री साथ में आके कर रहे हैं। प्रोडक्शन अमेरिका में नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि उनके पास इतने बड़े लेवल में प्रोडक्शन नहीं है। फार्मा कंपनी, उनको तो पहले फार्मा कंपनी बनानी पड़ेंगे, उसके बाद उन्हें प्रोडक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, इंडिया में ऑलरेडी इतनी बड़ी फार्मा कंपनी है, तो डायरेक्टली इंडिया में रॉ मटेरियल भेज के वो प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो वो क्या करेंगे, इंडिया में रॉ मटेरियल भेजेंगे। हमारे पास हर तरीके की वैक्सीन बनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया से रॉ मटेरियल आता है, अमेरिका से रॉ मटेरियल आता है। वो अपने देश में नहीं बना सकते, क्योंकि उनके देश में बनाने के लिए बहुत खर्चा आता है। इंडिया में बहुत सस्ते में कोई भी चीज बन जाती है। हम हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो महंगी अमेरिका में मिलती थी, वो 2 रुपए में इंडिया में मिलती है, जिसका यूज कोरोना पेशेंट को ठीक करने के लिए हमने किया है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, तीनों देशों के अपने अपने सेपरेट लॉ है, तो वो लॉ को ध्यान में ना रखते हुए तीनों देशों को मिलकर हम एक यूनिवर्सल लॉ बनाएंगे, जिस यूनिवर्सल लॉ के साथ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका तीनों देश मिलकर क्या करेंगे, काम करेंगे, बिजनेस करेंगे। समझा? हाँ नहीं सर। समझा? हाँ। हाँ। 1 मिनट, मुझे सेकंड पॉइंट देखने दो।
शायद पता है क्या, मैंने आपको दोस्त ये नहीं भेजी स्लाइड, कोई बात नहीं। सेकंड पॉइंट क्या है? सेंड कर इंटेलेक्ट, देना सर फिर से, फिर हम लिख हाँ हाँ लेंगे। हाँ हाँ। सेकंड पॉइंट क्या है? इम्पोर्टेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड कल बताया, पेटेंट। कल कल बताया था ना इसके बारे में, हाँ। फिर से बताना पड़ेगा? नहीं रोहिणी फिर से नहीं। बताना पड़ेगा? नहीं ना, बहुत इजी है ना वो, मैंने आपको वो दे धक्का का एग्जांपल दिया था, मराठी मूवी है। हाँ। हाँ। दे, हाँ हाँ बट बोलो। फिर उसके जगह में जो फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनेशनल बिजनेस है वो हाँ लास्ट में लिख के देना। हाँ वो लिख के दूंगा और वो पढ़ा भी दूंगा। और इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ रिलेटिंग प्रोडक्ट पैकेजिंग एंड लेबलिंग। बेटा देखो, मैंने आपको पेस्टल कंट्रोल बताया था कल। हाँ। पेस्टल कंट्रोल पता है आपको? जैसे ये देखो, ध्यान दो, इंटरनेशनल बिजनेस हम कर रहे हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल अगर हम अमेरिका में अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो पैकेजिंग और लेबल प्रॉपर उनके लॉ के हिसाब से, या फिर डब्ल्यूटीओ ने जो लॉ बनाया उसके हिसाब से हमें पैकेजिंग और लेबलिंग करनी पड़ेगी। क्या बोला मैंने? अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं और जिस देश में हम अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो हमें उसके उनके हिसाब से प्रोडक्ट की पैकेजिंग और लेबलिंग करनी पड़ेगी। ओके। इंडिया में कैसे होता है बेटा? इंडिया में हम लोग जैसे कोई भी प्रोडक्ट है, तो इंडिया में प्रोडक्ट लेने से पहले पैकेजिंग और लेबलिंग के बारे में हम इतना नहीं सोचते। बट अमेरिका में कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले वो प्रोडक्ट कैसे बना है उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन रखने का काम वहां का कंज्यूमर करता है, हम नहीं करते, बट वहां का कंज्यूमर करता है। वहां का कंज्यूमर बहुत ज्यादा अवेयर है, वो अपने लिए अगर कोई प्रोडक्ट खरीदता है वो कैसे बना है उसके बारे में पहले सोचता है। तो हम क्या करेंगे, इंडिया में हम टैबलेट बना रहे हैं, तो टैबलेट की पैकेजिंग लेबलिंग इस हिसाब से करेंगे ताकि प्रोडक्ट के बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन, रॉ मटेरियल कौन सा यूज हुआ है, वो सब का सब हम किसको बता सके, कंज्यूमर को बता सके। और ये डब्ल्यूटीओ का लॉ भी है, ये डब्ल्यूटीओ का लॉ भी है। वो क्या चाहते हैं, कस्टमर को अवेयरनेस पूरी तरीके से हो, कस्टमर को सारी बातें पता रहे, कस्टमर को हर चीज की क्या रहे, जानकारी रहे, जिसके साथ अगर हम अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो हम अपने प्रोडक्ट के साथ किस तरीके से प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग हुई है इसके बारे में डिटेल क्या पैकेजिंग और लेबलिंग में करें। ओके ओके। हाँ सर। हाँ इसका पेज नहीं भेजा है, इंफॉर्मेशन नहीं है इसके हमारे पास, ये भेज देना। हाँ हाँ। इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ रिलेटिंग पैकेजिंग एंड लेबलिंग ना हाँ। बेटा, ये देखो, लीगल इम्प्लीकेशन है, एंटी डंपिंग है डब्ल्यूटीओ का। एंटी डंपिंग देखा सुना आपने? नीचे देखो, डब्ल्यूटीओ लीगल इम्प्लीकेशन एंड एंटी डंपिंग। सेकंड यूनिट में सबसे नीचे देखो क्या है। हाँ मिला, अंडर हाँ आर्टिकल उसमें है। हाँ। तो देखिए, एंटी डंपिंग मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनो। अगर इंटरनेशनल बिजनेस हो रहा है, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना। अगर इंटरनेशनल बिजनेस हो रहा है, अगर इंटरनेशनल बिजनेस हो रहा है तो उसके कुछ रूल्स रहते हैं, उसके कुछ रूल्स रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, नेपाल, पाकिस्तान, इंडिया, ये हमारी जो बाउंड्रीज है हमारी इन देशों से लगती है। इन देशों से क्या करती है, हमारी बाउंड्रीज लगती है। कहाँ से लगती है? भूटान से लगती है, नेपाल से लगती है, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, राइट, अफगानिस्तान से भी लगती है। तो हमने इनको MFN स्टेटस दिया हुआ है। ध्यान से सुनो, इंटरनेशनल बिजनेस की बात कर रहे, हम दूसरे देशों के साथ बिजनेस करने वाले हैं, तो हमने इनको क्या दिया हुआ है? MFN स्टेटस। डब्ल्यूटीओ का लॉ है, डब्ल्यूटीओ का लॉ है, कौन सा लॉ है? अगर कोई भी एक कंट्री किसी दूसरे कंट्री को MFN का स्टेटस देता है, तो उन दोनों के बीच में होने वाला जो ये है बिजनेस है, उसमें टैक्स बहुत कम हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल,
इंडिया से जो प्रोडक्ट पाकिस्तान में जाता है, इंडिया से हमने स्टेटस दिया हुआ है पाकिस्तान को MFN का, मोस्ट फेवर्ड नेशन का। हमने पाकिस्तान को स्टेटस दिया हुआ है MFN, मोस्ट फेवर्ड नेशन। मतलब इंडिया से जो प्रोडक्ट जाते हैं पाकिस्तान में, उनमें बहुत कम टैक्स लगते हैं, बहुत कम टैक्स लगते हैं। मतलब वहां के जो लोग हैं उनको बहुत कम पैसों में प्रोडक्ट मिलेगा। क्लियर? यहां तक क्लियर है? WTO का, रिपीट कीजिए। हाँ, WTO का एक रूल है, अगर आप किसी भी देश को, अगर आप अपने देश से किसी और देश के साथ बिजनेस कर रहे हो और अगर आप वो देश को MFN स्टेटस देते हो, मोस्ट फेवर्ड नेशन, मोस्ट फेवर्ड नेशन का अगर स्टेटस आप उनको देते हो, वो स्टेटस उनको देने के बाद उनके साथ आप बिजनेस करते हो, तो वहां पे जो आपकी कंट्री से प्रोडक्ट जाता है वो उसमें टैक्स बहुत कम हो जाते हैं। अगर टैक्स कम हो गए, इसका मतलब वो प्रोडक्ट सस्ते में मिलेगा। तो पाकिस्तान के जो लोग हैं, इंडिया से जो प्रोडक्ट जाता है और पाकिस्तान के लोग खरीदते हैं, MFN स्टेटस होने की वजह से उनको प्रोडक्ट बहुत सस्ते में मिलते हैं और वो उस प्रोडक्ट को क्या कर पाते हैं, यूटिलाइज कर पाते हैं। समझा? नहीं समझा? नहीं समझा बेटा? बताइए, नहीं समझा? समझा। हाँ, तो आपको पता है उरी में हमला हुआ था, कश्मीर में जो उरी है, उरी उरी हमला, पता है आपको? वो मूवी देखी थी हमने कॉलेज में, उरी। आप थे या पता नहीं, आप थे या नहीं थे? हमने मूवी देखी थी एक कॉलेज में, उरी। नहीं थे। नहीं थे? अच्छा, आपको याद होगा हमने 1 से 1.5 साल पहले पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक की थी, याद है? वो भी याद नहीं है? बहुत बड़ा हुआ था ना बेटा, हमने एयर स्ट्राइक की थी पाकिस्तान में जाके, वहां पे हमने आतंकवादियों को मारा था, पता है? पता है क्या? वो भी नहीं पता? ठीक है, जाने दो। वो इंसिडेंट से पहले पाकिस्तान को हमने MFN स्टेटस दिया हुआ था, बट जब वहां के आतंकवादियों ने हमारे उरी में आके हमला किया तो हमने उनसे MFN स्टेटस छीन लिया। इससे क्या हुआ था? इससे वहां के पाकिस्तान के कस्टमर को जो प्रोडक्ट बहुत सस्ते में मिल रहे थे, वो अचानक से महंगे हो गए थे। क्यों? क्योंकि हमने टैक्सेस ऐड करना शुरू कर दिया। क्लियर हुआ आपको? क्लियर हुआ आपको? अगर हम पाकिस्तान को MFN या किसी भी देश को MFN स्टेटस देते हैं, मतलब हम टैक्स कम कर रहे हैं, मतलब रिलेशन अच्छे से बनने चाहिए इंडिया पाकिस्तान के बीच, तो हमने उनको MFN स्टेटस दे दिया, बट वो समझ ही नहीं रहे हैं। मतलब जो हमारे हम दोनों के बीच में जो बिजनेस चलता है, वो बिजनेस कम टैक्स में चल रहा है, वहां के कस्टमर को अच्छे प्रोडक्ट मिल रहे हैं, कम दामों में प्रोडक्ट मिल रहे हैं। लोगों को अगर कम दाम में प्रोडक्ट मिल रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट खरीद पा रहे हैं और खुद के लिए यूज कर पा रहे हैं। बट उरी का जब इंसिडेंट हुआ, हमारे जो जवान मारे गए थे उरी में, उन्होंने आतंकवादी हमला किया था, उसके बाद हमने उनका MFN स्टेटस ले लिया, ये बोल के कि अगर आप हमारे देश में अगर आतंकवादी गतिविधियां कर रहे हो तो हमें आपके साथ बिजनेस नहीं करना है, ये बोल के हमने उनसे स्टेटस ले लिया। तो दूसरे हफ्ते में ही पाकिस्तान में बहुत सारे प्रोडक्ट के दाम बढ़ गए थे, इंक्लूडिंग टमाटर के दाम पे भी बढ़ गए थे। 25 रुपए का 100 रुपए हो गया था। क्यों? क्योंकि हमने टैक्स ऐड कर दिए थे। तो ये रूल किसका है? MFN स्टेटस देने का रूल किसका है? WTO का लीगल रूल है। WTO का लीगल रूल है। किसी के साथ भी अगर हम बिजनेस करना चाहते हैं, किसी के साथ इंटरनेशनल बिजनेस करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? हाँ, आप हमारे फ्रेंड में लिस्ट में आते हो, आप हमारे फ्रेंड लिस्ट में आते हो तो हम क्या करेंगे? आपको MFN स्टेटस देंगे। इंडिया के लिए भी है बहुत सारे कंट्री का MFN स्टेटस, हमें भी बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं कम दामों में। तो ये इंटरनेशनल बिजनेस चलते समय जो लीगल रिलेशन होते हैं, लीगल रॉ होते हैं। अब एंटी डंपिंग यही है, अब एंटी डंपिंग ये, अब ध्यान से सुनो, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट चालू होता है। तो आफ्टर सम टाइम WTO को लगा कि किसी और देश में जाके सस्ते में प्रोडक्ट बेच रहे हैं, MFN स्टेटस के वजह से सस्ते में प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो इंडिया के लोगों को ही वो प्रोडक्ट नहीं मिल पाता है। पाकिस्तान में तो प्रोडक्ट जा रहा है, दूसरे देश में तो प्रोडक्ट जा रहा है, वहां के लोग तो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, हम बना रहे, वो यूज कर रहे, MFN स्टेटस होने के बावजूद उनको टैक्स नहीं लग रहा, सस्ते मिल रहे। तो WTO को आफ्टर सम टाइम WTO को क्या लगा, जिस देश में प्रोडक्ट बनता है
वो देश के लोगों को वो प्रोडक्ट ही नहीं मिल रहा है, या फिर मिल भी रहा है तो महंगे में मिल रहा है। तो ये रोकने के लिए फिर एंटी डंपिंग लॉ बनाया डब्ल्यूटीओ ने। उनका एंटी डंपिंग लॉ मतलब पहले अपने देश के लोगों को ये दे दो, प्रोडक्ट दे दो, अगर कुछ बच जाता है उसके बाद आप सेकंड देश में एक्सपोर्ट कर सकते हो। समझा? सर एक बार रिपीट करो ये। पूरा? नहीं, एंटी डंपिंग लॉ। ठीक है, मैंने आपको एमएफएन स्टेटस बताया मोस्ट फेवर्ड नेशन का। हाँ इंडिया से पाकिस्तान में प्रोडक्ट जा रहा है, एंटी एमएफएन स्टेटस होने की वजह से उनको कम दामों में प्रोडक्ट मिल रहा है, बट इंडिया के लोगों का क्या, राइट ना? तो फिर डब्ल्यूटीओ ने एंटी डंपिंग लॉ बनाया। एंटी डंपिंग लॉ ये कहता है कि पहले इंडिया में प्रोडक्ट बन रहा है तो इंडिया के लोगों को दे दो, अगर बच जाता है तो एमएफएन स्टेटस के साथ आप दूसरे देश में प्रोडक्ट को बेचो। ये होता है एंटी डंपिंग लॉ। ओके? हाँ सर। हाँ, एक मिनट रुको बेटा, मुझे देखने दो और क्या क्या है। बेटा ये देखो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉ। हाँ सर दिखा। हाँ हाँ, तो देखिए उसमें उन्होंने कहा गया है कि हम कोई भी लॉ बना रहे, हम कोई भी लॉ बना रहे तो वो सोसाइटी के हिसाब से ही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखो, पहले के जमाने में कस्टमर के साथ बहुत सारा धोखा होता था। क्या होता था पहले के जमाने में? कस्टमर के साथ बहुत सारा धोखा होता था। कस्टमर को जो प्रोडक्ट चाहिए वो प्रोडक्ट उनको नहीं मिलते थे, अगर मिलते भी थे तो बहुत ज्यादा दामों में मिलते। बट जब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया तो क्या हुआ? बहुत ज्यादा चेंजेस हो गए। धीरे 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 करके, धीरे 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 करके देखो, सबसे पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1985 में यूनाइटेड नेशन ने पास किया था। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1985 में पहले यूएन में पास हुआ था, और यूएन में जितने भी मेंबर नेशन है, इंडिया भी मेंबर है, उसका फाउंडर मेंबर है यूनाइटेड नेशन का। तो उन्होंने अपने मेंबर स्टेट को बताया था, मेंबर कंट्रीज को बताया था, आप अपने अपने देशों में जाके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाओ, क्योंकि कंज्यूमर का बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट उन्होंने क्यों बनाया? ताकि वो सोसाइटी के लोगों को प्रोटेक्ट कर सके, ताकि वो सोसाइटी को प्रोटेक्ट कर सके, इसके लिए उन्होंने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया, राइट? तो ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं किसी भी लॉ के, कि हम कोई भी लॉ अगर बनाते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे लॉ की वजह से सोसाइटी क्या हो जाए, प्रोटेक्ट हो जाए। ओके? नहीं हाँ समझा? सर। बहुत इजी लैंग्वेज में समझ रहा हो बेटा, समझ जाएंगे। देखिए बेटा, ये वाला द रिक्वायरमेंट ऑफ इफेक्टिव लीगल सिस्टम, हाँ द रिक्वायरमेंट ऑफ इफेक्टिव लीगल सिस्टम, उसका मतलब होता है बेटा, देखो मुझे एक बात बताओ, आपको पता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या है? मतलब कंज्यूमर के लिए प्रोटेक्शन बहुत सारे लॉ बनाए गए हैं, जिसके थ्रू अगर कोई भी कंपनी कस्टमर को प्रोडक्ट बेचती है तो अच्छा प्रोडक्ट ही बेचे, राइट? ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, इतना तो हमें समझता है, हाँ राइट? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिक्वायरमेंट्स ऑफ इफेक्टिव लीगल सिस्टम में सबसे पहला आता है कस्टमर को उनके राइट्स को लेके अवेयर करो। अब आपको मैं बताऊंगा, कंज्यूमर के लिए 3 तरीके के कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल। क्या आपको पता था? क्या आपको पता था? नहीं। तो लॉ तो हमने बना दिया, रिक्वायरमेंट लॉ तो हमें बना दिया, बट अभी बात है कि लोगों को वो लॉ के बारे में क्या करना है, अवेयर करना है, ताकि लोगों को पता चले कि उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने, यूनाइटेड नेशंस में लॉ बन चुका है कि कस्टमर को उनको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, राइट? लॉ तो बना लिया हमने, एक अच्छी खासी लीगल सिस्टम बना ली।
कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आने से पहले भी बहुत सारे लॉ थे, बट कस्टमर को पता नहीं थे। बट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एक माइलस्टोन साबित हुआ कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने में, क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली बता दिया था कि 3 तरीके के कोड कंज्यूमर के लिए बनने वाले हैं और कंज्यूमर कभी भी आके अपने कंप्लेंट को फाइल कर सकता है। ये लोगों को पता चल गया। यूनाइटेड नेशंस ने लॉ बनाया, यूनिवर्सल लॉ बनाया। उसके बाद उन्होंने बोला आपने अपने देश में जाओ, अपने अपने देश में जाके लॉ बताओ। लॉ तो बन गया, बट अभी जरूरत है किस बात की? लोगों को अवेयर करने की, राइट? लोगों को अवेयर करने की कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है। आपको लॉ के बारे में पर्टिकुलरली पढ़ना है, क्योंकि लॉ किसके लिए बनाया गया है? आपके लिए बनाया गया है। फंक्शंस, फंक्शंस मतलब क्या होता है? फंक्शंस मतलब वो लॉ का क्या करना, यूज करना। अभी हमें तो पता है कि हमारे लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बन गया है, 3 कोर्ट है हमारे लिए। तो अभी क्या होगा? अभी गवर्नमेंट ने हमें अवेयर भी कर दिया है कि आपके लिए लॉ बनाया है, आपके लिए क्या बना है, लीगल रूल्स आपके लिए बने हुए हैं। तो अभी आप क्या करोगे? अगर आपके साथ धोखा होता है, अगर आपके साथ कोई भी कंपनी आके अगर धोखा करती है, आप उसके अगेंस्ट, अगर धोखा होता है तो आप उसके अगेंस्ट कहाँ पे जा सकते हो? कोर्ट में जा सकते हो। और जो लॉ, जो लीगल रूल गवर्नमेंट ने आपके लिए बनाया, आप उसका क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। देखो, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, बेटा वो जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ना, वो इमेज ओपन करो। हाँ सर किया। देखो बेटा, इंडिया में सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद हाई कोर्ट्स आते हैं, हाई कोर्ट के बाद फाइनली सुप्रीम कोर्ट आता है। पता है आपको? ये हमारे हो गया विद इन अ कंट्री हो गए, अगर हमारी कंट्री में कुछ गलत होता है। बट इंटरनेशनली अगर कुछ गलत होता है तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस मतलब इंटरनेशनली जो मैटर होते हैं, वो मैटर को कहाँ पे देखते हैं? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब वहां पे जज सारे कंट्री के जज रहते हैं, और वन बाय वन वन बाय वन वन बाय वन वन एक एक कोर्ट का क्या बनता है, एक एक नेशन का क्या बोलता है, हेड जज बनता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और वो कोर्ट की डिसीजन सुनना, अभी अभी आप बोलोगे सर वो तो अलग देश में है, हम उनकी बात क्यों सुने? इंडिया के बारे में अगर वो डिसीजन ले रहे हैं तो हम उनकी बात क्यों सुने? तो बेटा हमें उनकी बात, हमें ही नहीं, यहाँ तक कि अमेरिका, रशिया, चाइना, जापान, जितने जितने बड़े स्टेट है उनको, बड़े कंट्रीज है उनको भी उनकी बात सुननी पड़ती है। क्यों? क्योंकि अगर हम उनके ऑर्डर को नहीं सुनते, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात अगर हम नहीं सुनते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी 2 कंट्री में अगर बिजनेस हो गया, कोई एक कंट्री है वायलेट कर रही है, कोई एक कंट्री है वायलेट कर रही है। जैसे अभी देखो, एक प्रॉब्लम हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। हमारे इंडिया के एक कोई इंसान है, मुझे उनका नाम नहीं पता, उनको पाकिस्तान की आर्मी ने ये कर लिया था, पाकिस्तान की आर्मी ने उनको अरेस्ट किया था और उनको उनके ऊपर मुकदमा चला के उनको ये कर दिया था, उनको फांसी भी देने वाले थे। राइट, 2 देशों के बीच की बात है, उनको फांसी देने वाले थे। बट इंडिया उसके अगेंस्ट में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया। जो इंडिया के एडवोकेट थे हरीश साल्वे, उन्होंने वो कोर्ट में केस लड़ा, सिर्फ 1 रुपए में कोर्ट में केस लड़ा उन्होंने, और वो जीता। उसके बाद पाकिस्तान ने क्या बोला? हम आपकी बात क्यों सुने? देखो ध्यान में देखो क्या होता है ये। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बोला, हम पाकिस्तान ने बोला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कि हम आपकी बात क्यों सुने। तो पता है उन्होंने क्या बोला? अगर आप हमारी बात नहीं सुनते हो तो यूनाइटेड नेशंस और WTO के ओर से आपको मिलने वाली फंडिंग तत्काल रूप से रोक दी जाएंगी। मतलब वो डर गए ना, अगर पैसे आना रुक गए तो वो डर जाएंगे। इसलिए उन्होंने अब तक, उनका नाम नहीं याद है उसको, वो जो इंडियन जो बंदा है उसको उन्होंने फांसी नहीं दी, अभी भी वो वैसे ही है। कुलभूषण कुछ तो भी नाम था, जो आर्मी का कुछ तो भी था। हाँ, ब्रिजभूषण मिश्रा समथिंग नाम था ना उसका, मुझे याद नहीं है बेटा। तो देखो, तो विद इन इंटरनेशनल बिजनेस की हम बात कर रहे हैं। इंटरनेशनल बिजनेस मतलब 2 कंट्री में होना। अगर इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ अगर केस चलता है तो क्या ये हो जाएगा कि इंडिया अपने लिए मतलब भेदभाव कर रहा है, इंडिया ने अपने हिसाब से कर लिया। या फिर जापान में चलेगा, जापान में क्या होगा?
देखो कुछ साल पहले टाटा डोकोमो की नाम की टेलीकॉम सेक्टर में कंपनी आई थी। डोकोमो जापान की थी, टाटा इंडिया की थी, दोनों में बिजनेस चल रहा था। बट आफ्टर सम टाइम दोनों में क्या हो गया, कंपनी ने प्रॉफिट नहीं कमाया, कंपनी में लॉस हुआ और उन दोनों की बंद हो गई। तो हमें बहुत सारा पे करना था पैसा, बहुत सारा पे करना था पैसा। तो क्या हुआ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बोला कि आप इंडियन कंपनी टाटा कंपनी को बोला कि आप उनको पैसे दे दो। हमने उनको पैसे दे दिए, रतन टाटा जी ने सामने से आकर पूरे पैसे दिए। तो इंटरनेशनली अगर कुछ प्रॉब्लम होते हैं, इंटरनेशनली अगर कुछ प्रॉब्लम होते हैं, लीगल लॉ कुछ ब्रेक होता है, अगर दो कंट्री में होने वाला बिजनेस ठीक से नहीं हो पाता या फिर कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट उन दोनों के बीच में होता है, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है जो दो देश में होने वाले इंटरनेशनल बिजनेस के लिए डिसीजन जजमेंट लेने का काम करती है। बेटा ये वाली फिगर निकालो, इंटरनेशनल लॉ निकाल। सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ की है क्या? देखो उसमें इंटरनेशनल ट्रीटीज है, इंटरनेशनल कस्टम है। हाँ है। हाँ, तो देखो कोई भी लॉ बनाते समय हमें चार चीजों को ध्यान में रखना है। ट्रीटी, ट्रीटी मतलब दो देशों के बीच में होने वाला करार। कस्टम, ट्रीटी मतलब क्या, दो देशों के बीच में इंटरनेशनल बिजनेस करते हुए जो ट्रीटी बनती है, जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है, जो एग्रीमेंट बनता है, उसे हम ट्रीटी कहते हैं। देन कस्टम, दोनों देशों के अपने अपने लॉ। जनरल प्रिंसिपल मतलब कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव होते हैं जनरल नहीं करना चाहिए। और जुडिशियल डिसीजन, जो डिसीजन इसके पहले इंटरनेशनल बिजनेस को लेके दोनों देशों के बीच में दे चुके हैं। देखो हमें लॉ बनाना है, हमें इंटरनेशनल लॉ बनाना है, तो ऑब्वियसली जो दो देशों के बीच में बिजनेस हो रहा है वो देशों के कुछ प्रिंसिपल्स होंगे, कुछ दोनों की ट्रीटी होंगी, कुछ के ही हमें क्या करना पड़ेगा, नया लॉ बनाना पड़ेगा। देखो बेटा, लेटेस्ट में जो लॉ है उसी के साथ हमें काम करना पड़ता है, राइट। तो कोई भी लॉ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कस्टम, ट्रीटी, पिछले जजमेंट, जनरल प्रिंसिपल, ये चारों को ध्यान में रख के, ये चारों को स्टडी करके हमें एक क्या करना पड़ेगा, एक लॉ बनाना पड़ेगा। कोई भी लॉ ऐसे नहीं बनता है बेटा, उसके बैकग्राउंड में। सॉरी कस्टम, इंटरनेशनल कस्टम मतलब? बेटा, इंटरनेशनल कस्टम मतलब रूढ़ी, रूढ़ होती है ना कोई भी मतलब एक जनरल प्रथा चलती है, ट्रेडिशन चलता है। कस्टम मतलब एक जनरल लॉ होता है कि उस लॉ को हमें ब्रेक नहीं करना चाहिए। कस्टम मतलब रूढ़ी, रूढ़ी मतलब परंपरा। परंपरा, ट्रेडिशन होता है ना, उसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। तो अगर आप कोई भी लॉ बना रहे हो तो आपने ध्यान में रखना चाहिए, क्या ध्यान में रखना चाहिए, वो देशों के कस्टम, वो देशों के जुडिशियल डिसीजन, इसके पहले भी कोई डिसीजन ले चुके हैं, क्योंकि उसमें ध्यान रखना जरूरी होता है। कुछ जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं उन लोगों के, उन देशों के, राइट। अल्टीमेटली हम किसके लिए लॉ बना रहे हैं, लोगों के लिए लॉ बना रहे हैं, तो उनके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा। तो ये सारी बातें होती है। बेटा ध्यान दो, हमने ऑलमोस्ट सेकंड यूनिट का ध्यान दो सिलेबस में। बेटा सिलेबस निकालो सेकंड यूनिट का, हाँ सर निकल। उसमें हमने देख सब कुछ देख लिया है, देख लिया है ना हमने सब कुछ। मैं आपको फिर फैक्टर अफेक्टिंग इंटरनेशनल बिजनेस लिख के देता हूँ। देखा है? हाँ सर। बताओ मैं आपको अभी फैक्टर अफेक्टिंग लिख के दूं? हाँ। ओके।
लिखो बेटा, फैक्टर अफेक्टिंग इंटरनेशनल बिजनेस। लिखा? हेडिंग डालिए। हाँ सर। उसमें लिखो पॉलिटिकल फैक्टर, पहला लिखो पॉलिटिकल फैक्टर। हाँ, उसमें लिखो वेरियस पॉलिटिकल फैक्टर अफेक्ट, वेरियस पॉलिटिकल फैक्टर अफेक्ट the international factors, the international factors, political factors such as, political factors such as changes in tax rate, changes in tax rate, policies and action of government, policies and action of government, comma, political stability of country, comma, foreign trade regulation. सर हाँ, एक्शन इन गवर्नमेंट के बाद comma, political stability of country, comma, foreign trade regulation, comma, foreign trade regulation, affects the working of an, affects the working of an affects the working of an international business firm. हो गया? हाँ देन नेक्स्ट पॉइंट लिखो इकोनॉमिकल फैक्टर। इकोनॉमिकल फैक्टर्स, उसमें लिखो इकोनॉमिक फैक्टर रिलेट्स, economic factors relate to the economic system of the country, to the economic system of the country where the firm has, where the firm has its operations full stop. Various economic factors, various economic factors such as inflation rate, such as inflation rate, comma, interest rate, comma, interest rate, comma, income distribution, comma, income distribution, comma, employment level, impact the operation of business firm, impact the operation of business firm. थर्ड पॉइंट लिखो बेटा लीगल फैक्टर।
थर्ड हेडिंग डालो लीगल फैक्टर्स। उसमें लिखो लीगल फैक्टर्स रिलेट to the legal environment of the country. To the legal environment of the country. In which the firm operates. In which the firm operates. Full stop. Different law prevails. Different law prevails in different countries. In different countries, and international business firms have to abide by मतलब unite, ABID, abide. Business firms have to abide by the law of each country. By the law of each country. Next heading डालिए बेटा social factor. हेडिंग डाला? हाँ सर। हाँ लिखो social factors such as education, awareness, and trends and status of people in the society affects the consumer behavior to purchase various goods. The consumer behavior to purchase various goods and services. Various goods and services. Next. Various goods and services. Next, environmental factors. Environmental factors. उसमें लिखो environmental factors such as weather, climate change, temperature, full stop. Temperature, full stop. Affect the business firm.
affects the business firm and the demand pattern of various goods and services. लास्ट लिखो बेटा टेक्निकल फैक्टर्स। उसमें लिखो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इन द इंडस्ट्री has both positive and negative impact. On the working of business firm. Full stop. Technological changes and development of automated work process helps in increasing the efficiency of business. क्लियर है? हाँ सर। ठीक है। बेटा मुझे एक बात बताइए, आपको ये वाले फैक्टर समझाने की जरूरत है क्या? जो एक्सटर्नल फैक्टर मैंने आपको बताया अभी लिख के दिए, वो समझा के देने की जरूरत है? नहीं। रोहिणी? नहीं सर। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे हमारे आईबी के 2 यूनिट होते हैं। जो स्लाइड बची सेंड कर देना सर अभी। हाँ वो सेंड कर दूंगा मैं, आप लिख लेना। वो एक्चुअली वो इंट्रोडक्शन है इसका लीगल का, हाँ ध्यान रखना वो। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है बेटा। आइए, कब है लेक्चर? 2 बजे। 2 बजे, ठीक। सर ये सेकेंड मॉड्यूल का पढ़ा रहे हो क्या आप? हाँ बेटा ये सेकंड था। किसने बोला? रीना ने? हाँ सर। हाँ बेटा ये सेकंड का था। आप फर्स्ट और सेकंड का ले लेना, इससे इन दोनों से ले लेना, मैं आपको बाद में पढ़ा दूंगा, ठीक है? हाँ सर। हाँ बेटा ठीक।